हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी स्टडी सेंटर हिंदी। आज हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में होगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 का है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में है, मतलब इन दोनों को हमें मैच करना है और बताना है कि कितने इसमें से सही है। पहला, धौली का उड़ीसा, एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश, चौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। इसमें से हमें ये बताना है कितने युग्म सही तरीके से सुमेलित हैं। ऑप्शन ए केवल एक युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी केवल 3 युग्म और ऑप्शन डी सभी चारों युग्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2 युग्म। तो इसमें से धौली जो कि उड़ीसा में है ये सही है। दूसरा, एररगुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है ये सही है। आगे हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें कि धौली जो उड़ीसा एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। अब इसके पुरातात्विक अवशेषों ने इसकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के समय से लगाया गया था। धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। क्यों यह ऐतिहासिक महत्व का केंद्र इसलिए है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख यहाँ पर स्थित है। ठीक, इसीलिए पहला युग्म जो है वो सही है। अब दूसरा, 2013 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गुटी पाथिकोंडा रोड पर एररगुड़ी के पास अशोक रॉक एडिट साइट पर सुरक्षा पर जोर दिया। अब इसीलिए 2 युग्म सही है कि जो एररगुटी है वो एररगुटी आंध्र प्रदेश में है। अब तीसरा जो है, जो जौगढ़ मध्य प्रदेश, ये वाला युग्म गलत है। जो जौगढ़ है, जौगढ़ उड़ीसा का एक अन्य स्थान है जहाँ पर अशोक का वृहद शिलालेख मौजूद है। आप लोगों को पता है कि अशोक के 2 तरह के शिलालेख थे, एक वृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। और जो ये जौगढ़ है यहाँ पर वृहद शिलालेख मौजूद है अशोक का। इसे कलिंग का शिलालेख भी कहा जाता है। इसीलिए युग्म 3 गलत है, सही नहीं है। अब चौथा युग्म है कल्सी जो कि कर्नाटक दिया हुआ है, ये भी युग्म गलत है। अब जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया उस दौरान कालसी जो था वो स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक के मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया गया। कालसी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बफर जोन में स्थित है, यानी कि वो कर्नाटक में नहीं है, वो उत्तराखंड और हिमाचल के बफर जोन में स्थित। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का, जो कि 2022 में पूछा गया था यूपीएससी के, कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन ए है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ऑप्शन बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ऑप्शन सी, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। ऑप्शन डी, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अब हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले संगम साहित्य के बारे में जानेंगे। संगम साहित्य के रूप में जाने जाने वाली कविता का संग्रह 6 शताब्दियों में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में निर्मित किया गया था। मतलब अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि में से निर्मित किया गया था। अब ये कृतियाँ जो थी वो आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत, भूमध्य सागरीय, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालती थी। कि मतलब तमिल संस्कृति बेसिकली देखा जाए तो इन सब के बीच में व्यापार के बारे में बताती थी। अगला, आरंभिक भारतीय साहित्य में संगमकालीन लेखन संभवतः अद्वितीय है, जो लगभग पूरी तरह से धार्मिक है। इससे यह पता चलता है कि संगमकालीन लेखन था वो पूरी तरह से धार्मिक थी। वो 2 मुख्य विषयों से संबंधित थी। पहले 5 जो थे वो प्रेम संग्रह पर आधारित थे और अगले 2 संग्रह जो थे वो वीरता पर आधारित थे, जिसमें कि राजाओं जो वीरता पर आधारित थे उसमें राजाओं की प्रशंसा और उनके द्वारा किए गए कार्य उसमें शामिल हैं। कई कविताएं विशेष रूप से वीरता, ऊर्जावान और उत्साह को प्रदर्शित करती है। भारत के अन्य प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्यों की तुलना में साहित्यिक अतिशयोक्ति से पूरी तरह से ये मुक्त है। इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर बेसिकली बात किया जाए तो संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे कि अनूक कहा गया है। जिसे कि क्या कहा गया है, अनूक कहा गया है। अनूक, ये यूपीएससी में आजकल इस तरह के ट्रेंड है क्वेश्चंस के कि ये अनूक किस चीज़ से संबंधित है। तो आप लोगों को बताना होगा कि जादुई शक्तियों
के बारे में है, जो कि संगम साहित्य में बताया गया है। ठीक, अगला आता है संगम साहित्य किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है। ये ध्यान रखना कि ये किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है, ना ही इसे किसी शासक अभिजात वर्ग द्वारा दरबारी साहित्य के रूप में प्रायोजित किया गया था। ठीक, इसमें आता है कि लगभग 600 वर्षों का जो इसका टाइम पीरियड रहा था, मतलब 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक जो 600 साल का जो इसका टाइम पीरियड रहा था, उसमें विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों, राजकुमारों, सरदारों, किसानों, व्यापारियों, कुम्हारों, लुहारों, बढ़ई तथा ब्राह्मण, जैन एवं बौद्धों द्वारा लिखित कविताएं विषम सामाजिक समूहों से संबंधित है। इसलिए कहा जा सकता है, जैसे कि ऑप्शन बी में था, कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण उन सामाजिक कवियों को ज्ञात था। तीसरा क्वेश्चन है कि किसके राज्यकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। मतलब कि उस समय कौन राजा था जब योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति ने फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए अकबर, जिसके राज्यकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति ने योगा वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब अकबर के टाइम पीरियड में जो उस समय अनुवाद टीम थी, उसके प्रयासों के परिणाम संस्कृत लघु योग विषय को फारसी योग विशिष्ट के रूप में प्रस्तुत करने से महानगरीय इंडो फारसी दरबारी संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान मिला था, जो कि तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये अकबर के प्रोत्साहनों से मुगल दरबार में विकसित हुई थी। दूसरा आता है कि सबसे पहले इन अनुवादकों को सम्राट जहांगीर द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधिकृत किया गया था, जिसे योगा वशिष्ठ के रूप में जाना जाता है, और जिसे 1597 ईस्वी में 3 सहयोगी अनुवादकों की टीम द्वारा पूरा किया गया था, जिसे मुस्लिम दरबार के विद्वान निजामुद्दीन पानीपति और हिंदू पंडित जगन्नाथ मिश्र बनारसी तथा पठान मिश्रा जाजीपुरी शामिल थे। ये ध्यान रखना कि शुरू अकबर के टाइम में किया गया था और 1597 ईस्वी में इसे इन 3 व्यक्तियों द्वारा पूरा किया गया था। वो 3 व्यक्ति थे निजामुद्दीन पानीपति, हिंदू पंडित जगन्नाथ मिश्र बनारसी और तीसरे थे पठान मिश्र जाजीपुरी। अगला क्वेश्चन है जो कि उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड था, कि ये क्वेश्चन था कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपित करता है। ऑप्शन ए मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ऑप्शन बी वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रामाणिक है। ऑप्शन सी तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। ऑप्शन डी ध्यान के माध्यम से मोक्ष को पाया जा सकता था। जैसा कि आप सबको यहाँ दिख रहा है सही उत्तर ए है, तो इसका सही उत्तर ए है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं रामानुजन के बारे में कि इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे ये। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति करने के उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है, और यह भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने पर परमानंद प्राप्त कर सकता है। अब रामानुजन ने विशिष्टता द्वैत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने विशिष्टता द्वैत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि 2022 में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। अब सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। सेकंड पॉइंट है कि अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। थर्ड पॉइंट है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जैसे कि आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। अब इसमें बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2, यानी कि पहला पॉइंट जो कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, ये सही है। और दूसरा
अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। ये 2 पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट गलत है, जो कि बताया गया है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो कि आज के समय का मंदिर है, इसकी स्थापना एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, इनके द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है नैतिक परण, सेकंड परिशिष्ट पर्वन, थर्ड है अवदान शतक, तीसरा है त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। इसमें से कौन सा जैन ग्रंथ है? हमें ये बताना है कि इन ऊपर जो 4 पॉइंट दिए गए, इन चारों में से कौन से जैन ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, सेकंड 2 और 4, थर्ड 1, 3 और 4, फोर्थ है 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 4, यानी कि सेकंड परिशिष्ट पर्वन और 4 त्रिशिष्ट लक्ष्मण महापुराण, ये 2 है जो कि एक जैन ग्रंथ है। अब हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो नैतिक परण है वो एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा जैन ग्रंथ है, तो हमें देखना होगा कि नैतिक परण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है, जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुदाका निकाय में शामिल किया गया था। और दूसरा हम देखते हैं जो जैन ग्रंथ नहीं था वो अवदान शतक, वो 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है, जो लगभग क्या एक ही समय से संबंधित है। ठीक, अब देखते हैं परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। अब यह है कि परिशिष्ट पर्वन जो था, जो एक जैन ग्रंथ है, वो हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी में रचा गया है, जो एक संस्कृत महाकाव्य था। अब आते त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, ये भी एक जैन ग्रंथ है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया था, जिसकी रचना मुख्य रूप से आचार्य जिन सेना ने राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान की थी। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस यूपीएससी 2022 के, जो कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।